गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पाठ भक्तिन के कहानी के सार के बारे में जाना था, तो उसके 10 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अभी 11 से लेकर 20 बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद जो शेष संस्मरण है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले मैं इन बिंदुओं को पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्रम से जो है संस्मरण का जो सारांश है उसके बारे में बात करते हैं। तो 11वां नंबर है पति की मृत्यु होना। 12वां भक्तिन की विधवा लड़की के प्रति अत्याचार। 13वां पंचों का अंतिम फैसला। 14वां भक्तिन का कर्ज में डूबना। इसके बाद 15वां है भक्तिन का शहर में नौकरी के लिए जाना। 16वां भक्तिन का लेखिका के यहाँ नौकरी करना। 17वां भक्तिन का खाना बनाना। 18वां भक्तिन का लेखिका को देहाती बनाना। और 19वां है लेखिका के कार्यों में सहायता करना। 20 नंबर है तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु। तो अब जानते हैं। तो हमने पढ़ लिया था 10 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था कि दोनों जो है पति पत्नी दोनों मिलकर जो है अपनी बड़ी बेटी का धूमधाम से विवाह करते हैं। अब क्या होता है विवाह के उपरांत उसके पति ने अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसकी 2 बच्चियां थी। तो जब वो मरा तब भक्तिन की जो उम्र थी वो कितनी थी 29 वर्ष की। पत्नी को छोड़कर वो चला गया और जब वो मरा तो पति की जो मृत्यु थी वो लगभग जो है 36 वर्ष से अधिक रही होगी। अब उसके पति के मरने के बाद घर की जितनी भी जिम्मेदारी है पूरी जिम्मेदारी जो है भक्तिन के हाथों में आ गई। तो वो उस समय घबराई नहीं और वो सोचती है, क्या कहती है, भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी बूढ़ा न हो गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ो न कहना उनका घोर अपमान है। मतलब क्या है कि काफी साल हो चुके हैं मेरे पति को मरने के बाद, और ये जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या परमात्मा के यहाँ वो बूढ़ा नहीं हो गया होगा। यदि मैं उसको बूढ़ा के नाम से नहीं पुकारूंगी तो उसका अपमान होगा। अब घर की जितने भी जिम्मेदारी थी वो भक्तिन के हाथ में आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए जितने भी खेत थे उनको अपने कब्जे में कर लेती है और गाय भैंस की रखवाली करती है। अपने बच्चों जो 2 लड़कियां थी उनकी विशेष रखवाली करती है। तो कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो थोड़ा मजबूत हो गई पैसे से भी। तो उनके जो जेठ जेठानी थे वो उसे जलना प्रारंभ कर दिए कि इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया है और किस प्रकार से हम इसको अपने कब्जे में करें। तो जो बड़ा जेठ था उसने क्या किया, क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी थी भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी वो विधवा हो गई थी। तो उसने चालाकी से क्या किया कि अपने जो बड़ा जेठाउत था वो अपने बड़े साले को बुलाकर लाते हैं और वो सोचते हैं कि विधवा जो लड़की है उसके साथ विवाह कर देते हैं। तो भक्ति मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी बच्ची का विवाह नहीं करूंगी। और जेठाउत सोचते थे कि यदि इसके साथ विवाह कर दिया जाएगा तो जितनी भी जमीन जायदाद है वो हमारे नाम पे हो जाएगी। तो फिर क्या करता है भक्तिन की विधवा लड़की के प्रति अत्याचार। तो एक दिन जब भक्तिन घर में नहीं रहती है तो जेठाउत का जो साला है जब उसकी विधवा लड़की घर में रहती है तो अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ठीक है। फिर भक्तिन की जो लड़की है वो उसको बहुत मारती है, 5 गोलियां जो उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं। और लड़का बोलता है
चिटौत का साला बोलता है किसने मुझे बुलाया था इसलिए मैं अंदर गया। तो जब पंचों की बैठक बुलाई गई, पंचों का अंतिम फैसला, पंचों की बैठक बुलाई गई तो पंचों ने फैसला लिया कि भाई ये कुछ बहुत देर तक अंदर रहे, इसलिए जो है इनको अब शादी करना पड़ेगा। तो फिर वो दोनों की शादी कर देते हैं। अब जब शादी कर देते हैं तो भक्तिन की जो लड़की है वो भी गुस्सा रहती है, नाराज रहती है, और भक्तिन भी गुस्सा रहती है। तो अब वो तो उसका जेठौत का जो साला था वो तो उनके कहने पर चलता था, इसलिए जितना भी पैसा रुपया था वो खर्च करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद भक्तिन कर्ज में डूब गई। भक्तिन का कर्ज में डूबना, अब भक्तिन जो है कर्ज में डूब गई। जमींदार से उसने बहुत सारा पैसा ले लिया था, लेकिन जब वो चुका नहीं पाती तो जमींदार उसको क्या करता है, धूप में खड़ा कर देता है। ठीक है, अब धूप में खड़ा कर देता है तो जितनी भी जिम्मेदारी वो सोचती है कि मैंने इतना मेहनत किया और सब बेकार चला गया, तो उसकी कर्मठता पर सवाल उठते हैं। इसके बाद 15 नंबर है भक्तिन का शहर में नौकरी के लिए जाना। अब वो समझ गई कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब जो जमींदार है उसका पैसा चुकाने के लिए फिर वो बाहर जाती है नौकरी करने के लिए। तो भक्तिन का शहर में नौकरी के लिए जाना, तो वो जमींदार का पैसा चुकाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए वो वहां जाती है। ठीक है, अब वो कहाँ जाती है, भक्तिन का लेखक के यहाँ नौकरी करना है, तो वो शहर जाती है। शहर में लेखक से मुलाकात होती है और वहाँ जो है उसके यहाँ नौकरी करना प्रारंभ कर देती है। फिर उससे जो है लेखक पूछती है भक्तिन से कि तुमको क्या क्या बनाना आता है। तो फिर वो बताती है, क्या बताती कि मुझे रोटी पकाना आता है, ठीक है, दाल पका लेती हूँ, और जो है सब्जी साग सब्जी भी छौंक लेती हूँ आदि जो है वो खाने के बारे में बताती है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर है भक्तिन का खाना बनाना। अब क्या किया कि भक्तिन ने जब खाना बनाया तो मोटी मोटी जो रोटियां थी, मोटी मोटी रोटियां, तो जब लेखिका ने देखा तो वो बोलती है कि वो तर्क देती है कि देखो रोटियों को अधिक सौंधी बनाने के लिए, अच्छी पकाने के लिए ऐसा हुआ है, ये रोटियां जली थोड़ी हैं। और इसके बाद जो है खाना परोस देती है और लेखिका कुछ नहीं बोलती है, वो खाना खा लेती है जैसे तैसे करके। 19 नंबर है लेखिका के कार्यों में सहायता करना। वैसे तो भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो है वो क्रियात्मक रूप देती, क्रियात्मक रूप से जो है भक्तिन जो है लेखक के सहायता करती। जैसे कोई सामान बिखरा पड़ा है उसको जो है समेट देती, बीच में चाय वा बना के पिला देती। ठीक है, तो ऐसा कार्य जो है वो कर देती। 20 नंबर है तर्कहीनता के लिए प्रमाण देना, प्रमाण खोजने में पटु। अब यदि भक्तिन का स्वभाव था कि वो सभी को समझाने का प्रयास करती, लेकिन वो कभी भी समझने का प्रयास नहीं करती। जब लेखिका ने कहा कि भाई पैसे यहाँ रखे थे कहाँ चले गए, तो भक्तिन ने कहा कि देखिए यहाँ इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ, जब काम में आएगा तो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो वो जो है तर्कहीनता के प्रमाण देती है, और ये भी बताती है कि मेरी जो मालकिन है वो दिन भर काम करती है और मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है काम करती रहती है, और वो सोचती है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो किसी न किसी प्रकार से मुझे सहायता करनी पड़ेगी। तो वो तर्क कुछ न कुछ करती रहती है, और उसमें वो चतुर भी है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 11 से लेकर 20 बिंदु तक चर्चा की। इसके बाद जो है शेष बिंदु बचे हुए उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।